प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियोज़ में हमने केशव की संवाद योजना पर बात की। आज हम केशव के आचार्यत्व पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आचार्य केशव रीतिकाल में आचार्य परंपरा के प्रमुख थे और उन्होंने रीति ग्रंथों की परंपरा को आगे बढ़ाया। यद्यपि रीति ग्रंथों की परंपरा केशव से पूर्व ही स्थापित हो चुकी थी, तथापि रीति ग्रंथों में साहित्य शास्त्र संबंधी विवेचन को व्यवस्थित रूप देकर उसे अबाध मार्ग खोलने का कार्य सर्वप्रथम केशव ने ही आरंभ किया। क्योंकि केशव के पूर्ववर्ती जो रीति ग्रंथकार थे, उनमें कोई भी ऐसा साहित्यकार नहीं था जो आचार्य कहला सके। जैसे कृपाराम की हित तरंगिणी, गोप की अलंकार चंद्रिका, मोहनलाल की श्रृंगार सागर और रहीम की नायिका भेद आदि केशव के संपूर्ण पूर्ववर्ती रीति ग्रंथों में न तो साहित्य शास्त्र के विविध विषयों की तर्कपूर्ण और सारगर्भित विवेचना दिखाई देती है और न ही साहित्य शास्त्र के मर्म तक पहुंचने का प्रयत्न दिखाई देता है। डॉक्टर हीरालाल दीक्षित कहते हैं कि सभी ग्रंथ क्षीण और उथले प्रयत्न थे और शनः शनः परिवर्तित होती हुई लोक रुचि की ओर मात्र संकेत थे। इस संबंध में डॉक्टर विजयपाल सिंह ने कहा है कि यों तो केशव के पूर्व ही हिंदी में साहित्य शास्त्र के कई अंग, रस, नायिका भेद, अलंकार आदि पर अलग अलग कार्य हुआ था, किंतु उसके सभी अंगों को लेकर सांगोपांग निरूपण हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम आचार्य केशव दास द्वारा ही हुआ। यही कारण है कि केशव रीतिकाल के प्रथम आचार्य कहलाते हैं। वैसे भी केशव ने केवल ग्रंथ लिखकर ही आचार्यत्व की पदवी प्राप्त नहीं की थी, अपितु वे व्यवहारिक दृष्टि से भी आचार्य थे, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्या प्रवीण राय के माध्यम से संपूर्ण कवि समाज को काव्य रचना की विविध बारीकियां, विभिन्न पद्धतियों तथा नाना विधियों का ज्ञान कराया था और इस कार्य में वे बड़े ही कुशल और सिद्धहस्त थे। अब हम ये देखते हैं कि केशव की कौन सी ऐसी रचनाएं थीं जिन्होंने उन्हें आचार्य पद पर आरूढ़ किया। केशव की प्रथम रचना है कवि प्रिया, जिसमें आचार्यत्व निरूपण के समस्त गुण दिखाई देते हैं। केशव की दो प्रमुख रचनाएं हैं, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। इनमें से कवि प्रिया के अंतर्गत 16 प्रवाह हैं, यानी 16 अध्याय हैं, जिनमें से पहले प्रवाह में गणेश वंदना के उपरांत ग्रंथ प्रणयन काल तथा नृप वंश का वर्णन मिलता है। यानी प्रबंध काव्य का ये सिद्धांत है कि कवि उसके अंतर्गत पहले गणेश वंदना करता है, उस समय जिस समय वो ग्रंथ की रचना कर रहा है उस समय का वर्णन करता है और उस समय जो राजा राज्य करते हैं उनके बारे में जानकारी अपने ग्रंथ में देते हैं। दूसरे प्रभाव में कवि ने अपने वंश का उल्लेख किया है। तीसरे प्रभाव में काव्य दोष तथा गण अगण का वर्णन किया है। चौथे प्रभाव में कवि भेद, कवि रीति और कवि प्रसिद्धियों का वर्णन किया है। पांचवें प्रभाव में अलंकारों के भेदों को लिखा है और छठे प्रभाव में वर्णालंकार का वर्णन किया है, जिसमें संपूर्ण आवर्त और 28 प्रकार के वर्ण विषय हैं। जाति, गुण, क्रिया, द्रव्यात्मक आदि तालिकाएं दी हैं। 7वें अध्याय में देश, नगर, वन, बाग, गिरी, आश्रम आदि प्राकृतिक जो वर्ण विषय हैं उनके बारे में लिखा है। 8वें प्रभाव में राजा, रानी, मंत्री, संग्राम, आकेट आदि राज्य संबंधी वर्णन किया गया है। 9वें प्रभाव से लेकर 14वें प्रभाव तक स्वभावोक्ति, विभावना, आक्षेप, आशीष, वक्रोक्ति,
उपमा, विशिष्ट अलंकारों का विस्तार सहित वर्णन किया गया है। 15वें प्रभाव में नक्षिक वर्णन है और 16वें प्रभाव में चित्र काव्य तथा उसके वेदों का वर्णन है। इस प्रकार कवि प्रिया में केशव ने अन्य काव्यांगों की अपेक्षा अलंकारों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। वैसे भी केशव ने अलंकारों का प्राधान्य अपने काव्य में रखते हुए उन्हें इसी वजह से अलंकारवादी कहा जाता है। केशव ने स्वयं भी काव्य में अलंकारों को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए लिखा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनुन बिराजहीं कविता वनिता मित। इस तरह दंडी आदि अन्य अलंकारवादी आचार्यों की भांति केशव ने भी रस की सत्ता को स्वीकार करते हुए रस की गणना रसवत अलंकार के अंतर्गत की है। वे इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अलंकार निरूपण में विविधता और विस्तार होना चाहिए। जैसे केशव ने सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध, विपरीत तथा अन्योक्ति नामक कुछ नए अलंकारों का वर्णन किया है। इसके साथ ही सामान्य और विशिष्ट वर्गों में अलंकारों का जो विभाजन केशव ने किया है वो उनकी मौलिक उद्भावना का द्योतक है। इनमें से सामान्य अलंकारों का वर्णन मुख्य रूप से अलंकार शेखर तथा काव्यकल्प लतावृत्ति के आधार पर किया गया है। फिर भी केशव के वर्णन में मौलिकता और नवीनता के दर्शन होते हैं। केशव के अलंकारों का वर्णन बड़ी कुशलता और तत्परता के साथ किया गया है। फिर भी केशव के अलंकार निरूपण में कितने ही दोष दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम तो केशव अलंकारों के लक्षण और उदाहरण स्पष्ट नहीं हैं। जैसे क्रमालंकार, प्रेमालंकार, निदर्शना आदि के लक्षण पढ़कर कोई भी व्यक्ति इन अलंकारों को ठीक से नहीं समझ सकते। दूसरे, केशव के कुछ अलंकारों के लक्षण एक समान हो गए हैं। जैसे पर्यायोक्ति तथा समाहित अलंकारों के लक्षण एक जैसे ही दिए हैं। जैसे स्वभावोक्ति का लक्षण है जाको जैसो रूप गुण कहिए ताही साज तासो जान स्वभाव सब कही वर्णत कविराज। यही बात उन्होंने दूसरी जगह भी कही है। वे लिखते हैं जाको जैसो रूप बल कहिए ताही रूप ताको कविकुल उक्त कहीं वर्णत विविध स्वरूप। इस तरह केशव के कुछ अलंकारों के लक्षण और उदाहरणों में परस्पर सामंजस्य नहीं दिखाई देता। इसका परिणाम यह हुआ कि लक्षण कुछ है और उदाहरण किसी और अलंकार का हो गया है। इस तरह केशव ने अलंकार निरूपण में मौलिकता का परिचय देते हुए कुछ भूलें भी की हैं। दूसरी जो केशव की रचना है वो है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया केशव की ऐसी रचना है जिसके अंतर्गत 16 प्रकाश हैं। केशव ने पहले प्रकाश में मंगलाचरण के पश्चात श्रृंगार के दोनों भेद, संयोग और वियोग का वर्णन किया है। दूसरे प्रकाश में नायक के भेदों का उल्लेख किया है। तीसरे में जाति, कर्म, अवस्था, मान के अनुसार नायिकाओं के भेद किए हैं। चौथे में साक्षात, चित्र, स्वप्न, श्रवण नामक 4 प्रकार के दर्शनों का वर्णन है। 5वें में नायक नायिका की चेष्टाओं, मिलन आदि का वर्णन है। 6ठे में भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव आदि का निरूपण है। 7वें में काल और गुण। 8वें में वियोग श्रृंगार। 9वें में नायिका के मान। 10वें में मान मोचन के उपाय। 11वें में पूर्वानुराग से इतर वियोग श्रृंगार के भेद। 12वें प्रकाश में सखियों के भेद बताए गए हैं। 13वें में सखियों के कार्यों का वर्णन है। 14वें प्रकाश में केशव ने 8 रसों का विवेचन किया है। 15वें प्रकाश में विभिन्न वृत्तियों का वर्णन है। 16वें प्रकाश में काव्य दोषों का वर्णन किया है। इस प्रकार केशव ने रसिक प्रिया में मुख्यतः
रस, नायक और नायिका भेद का वर्णन किया है। रसिक प्रिया में केशव ने श्रृंगार का रस राजत्व स्थापित किया है। केशव ने वैसे अति रति गति मति एक कर विविध विवेक विलास कहकर रस भेद, विविध संचारी भावों और अनेक वृत्तियों की ओर संकेत किए हैं, किंतु इतना कहकर भी अंत में विभिन्न वृत्ति, रीति और भावादि को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही प्रदर्शित करके श्रृंगार रस का सर्वथा प्राधान्य घोषित किया है। इससे आगे का विवरण अगले वीडियो में प्रस्तुत